कबीर की हवेली के पीछे बने गार्डन में इस वक्त सभी मौजूद थे। पूरे गार्डन को पीले और सफ़ेद रंग के फूलों और पर्दों से अच्छे से सजाया गया था। इसिका और पायल एक तरफ अलग अलग पीढ़े पर बैठी थीं और उन दोनों के सामने कबीर और शब्द भी अलग अलग पीढ़े पर बैठे हुए थे। बीच में एक सफ़ेद रंग का झीना सा कपड़ा लटका था, जिसे ये चारों एक दूसरे को ना देख सकें। इसिका ने आज पीले रंग फ्लोरल फुल लेंथ घेरदार सूट पहना हुआ था, जिस पर उसने सफ़ेद रंग का दुपट्टा अपने बाएं कंधे से ले रखा था। गले में सफ़ेद और पीले रंग के मोतियों की चोकर हार, जो कि फूलों का लुक दे रहा था, उसे पहना हुआ था। कान में भी उसी से मैचिंग ईयररिंग्स और हाथ की कलाई में उसी फूलों वाला ब्रेसलेट और मांग में भी वैसा ही खूबसूरत मांग टीका, जिस पर उसने बालों को खुला छोड़ दिया था। पायल ने भी पीले रंग की स्लीवलेस फुल नी लेंथ कुर्ती और वाइट पैंट, जिस पर उसने बालों को खुला छोड़ा था। गले में फूलों जैसी मोतियों वाला सिंपल सा नेकलेस, कान में मैचिंग छोटे छोटे झुमके, फ्लावर नुमा मांग टीका और हाथों में फ्लावर जैसी मोतियों वाला ब्रेसलेट, जिसमें पायल भी इसिका से कहीं से कम नहीं थी। शब्द ने आज पीले रंग का कुर्ता, सफ़ेद रंग का पैजामा और उस पर गोल्डन जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी स्लीव्स को उसने फोल्ड किया हुआ था। उसमें आज शब्द भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। कबीर ने शब्द से ही मिलता जुलता फ्लोरल येलो कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और वो भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। राधिका ने सबको एक साथ देखा, फिर राहुल का हाथ पकड़कर खींचते हुए एक और लेकर गई और बोली, राहुल, अब तक हमने सारी रस्में शब्द भाई की इसिका भाभी के साथ और कबीर भाई की पायल भाभी के साथ की, लेकिन ये हल्दी की रस्म कैसे करें और कैसे अदला बदली करें, क्योंकि समस्या ये है कि यह रस्म सबके सामने सबकी मौजूदगी में होगी। राधिका को सोचते हुए बोली, परी, यही बात मैं भी कब से सोच रहा हूँ कि यह शब्द की हल्दी इसिका के साथ और कबीर की हल्दी पायल के साथ कैसे होगी, मगर कुछ तो करना होगा। राहुल, हमें इसिका भाभी की हल्दी शब्द भाई को और पायल भाभी की हल्दी कबीर भाई को लगानी ही होगी। ठीक है, तो सुनो, मेरे पास एक प्लान है, कहकर राहुल राधिका के कान में अपना प्लान समझाने लगा। कुछ ही देर में इसिका और पायल के सामने हल्दी का एक एक कटोरा रखा हुआ था, जिससे इसिका और पायल की हल्दी लगनी शुरू भी हो गई थी। सब इसिका को हल्दी लगते हुए बड़े प्यार से देख रहा था। उधर कबीर की नजरें भी पायल पर ही टिकी थीं। यह देख काया और सोनिया बुरी तरह से जली जा रही थीं। एक तो उनका बनाया हुआ इतना अच्छा प्लान खराब हो गया और ऊपर से वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थीं, क्योंकि कबीर और शब्द अब भी उन दो लड़कियों को ढूंढ रहे थे। पायल और इसिका की हल्दी होते ही राहुल और राधिका वो दोनों हल्दी का बाउल उठा लेते हैं और चुपके से दोनों बाउल आपस में बदल लेते हैं, जिसे शब्द और कबीर देखकर मुस्कुरा देते हैं। फिर राहुल और राधिका वो दोनों बाउल शब्द और कबीर के सामने रख देते हैं। अब कबीर और शब्द को हल्दी लगनी शुरू हो गई थी। इस बार इसिका पायल की तरफ देख कुछ सोच रही थी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरा दिल कह रहा है कि इस वक्त जो भी हो रहा है सो सही नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों, जबकि ये जानते हुए भी कि शब्द सर की शादी पायल से हो रही है, ये जानकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। क्यों मेरा दिल ये चाहता है कि शब्द सर सिर्फ मेरे हों। कहते हुए इसिका शब्द की तरफ देख रही थी। शब्द इसिका की तरफ ही देख रहा था। इसी, आज तुम्हें मेरे नाम की हल्दी लग रही है और कल तुम शादी के मंडप में मेरी दुल्हन बनकर बैठोगी। आई कांट वेट इसी, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनते देखूंगा। कल आपकी शादी है पायल से और मेरी कबीर सर से, लेकिन क्यों इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि कल मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। कल मैं आपकी दुल्हन बनने की जगह कबीर सर की दुल्हन बनने जा रही हूँ। मन ही मन सोचते हुए इसिका की आंखें भर आई थीं। तुम्हारी आंखों में आंसू मेरे दिल में चुभ रहे हैं इसी, इसलिए प्लीज़ तुम इन्हें पोंछ दो। तुम मेरी इसी हो और तुम इस तरह कमज़ोर कैसे हो सकती हो। नहीं इसी, तुम रो नहीं सकती, इसलिए अपने आंसू को तुरंत साफ करो। सब इसिका की आंखों में आंसू देखते हुए मन ही मन बोला। इसिका ने भी तुरंत अपनी आंखें साफ कर लीं। अच्छा शब्द भाई और कबीर भाई, अब आप दोनों उधर उस रूम में जाकर चेंज कर लीजिए। मैं इसिका भाभी और पायल भाभी को लेकर अंदर जा रही हूँ।
राधिका तुरंत शब्द के सामने आती हुई बोली, जिससे शब्द और इशिका का आई कांटेक्ट टूट गया। शब्द और कबीर दोनों राधिका और राहुल की तरफ देख रहे थे। क्या हुआ शब्द भाई? राधिका ने शब्द की ओर ऐसे देखते हुए देखा तो पूछी। नहीं, कुछ नहीं। शब्द गुस्से से वहां से चला गया। कबीर भी पायल को इस वक्त देखना चाहता था, क्योंकि आज पायल बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस पर हल्दी का रंग और निखर कर आ रहा था। कबीर भी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ देर बाद इशिका और पायल अपने अपने रूम के बाथरूम में थीं। इशिका अपने बाथरूम में अपने गले का सेट उतार रही थी। तभी उसके बाथरूम का दरवाजा खुलता है और शब्द अंदर आता है। शब्द सर, आप? इशिका अपने बेसिन के पास खड़ी शब्द की ओर देख रही थी, जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। हाँ, मैं, कहते हुए शब्द इशिका के बहुत करीब आ गया था, इतना कि उनके बीच हवा गुजरने तक की जगह नहीं थी। क्या कर रहे हैं आप? इशिका आगे बोलती कि तभी शब्द ने उसके होंठों पर उंगली रख चुप करा दिया। चुप, इसी, मैं बस तुम्हें हल्दी लगाने आया था, कहते हुए शब्द उसकी तरफ झुकने लगा। लेकिन इशिका बोली ही थी कि शब्द ने अपने गाल पर लगी हल्दी इशिका के गाल पर लगी हल्दी से छुआ दी, जिसके स्पर्श से इशिका की आंखें स्वतः ही बंद हो गईं। इस वक्त शब्द की भी आंखें बंद थीं। दोनों ही उस पल को महसूस कर रहे थे। शब्द के हाथ में रखी हल्दी की कटोरी को वो बेसिन के स्लैब पर रखा, फिर उसमें से थोड़ी सी हल्दी अपने दोनों हाथ से लेकर इशिका के हाथों पर लगाने लगा। इशिका भी शब्द के साथ उस हल्दी में बहती जा रही थी। शब्द के हाथ उसके हाथों से होते हुए उसकी गर्दन और कंधों पर और फिर पेट पर चल रहे थे। हल्दी लगाने के बाद शब्द इशिका से अलग हुआ और हल्दी की कटोरी उसके सामने करते हुए, नाउ योर टर्न। इशिका शब्द को देख रही थी, फिर धीरे धीरे अपनी नज़रें झुकाते हुए उसने वो कटोरी ली और उसमें से थोड़ी सी हल्दी लेकर शब्द के गाल पर लगा दी और जाने लगी। शब्द ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। इसी, क्या तुम्हें मैंने ऐसे हल्दी लगाई थी? शब्द ने पूछा तो इशिका शब्द की ओर देखने लगी। वैसे ही लगाओ जैसे मैंने तुम्हें लगाई है, शब्द बोला और मुस्कुराने लगा। इशिका आगे बढ़ी और शब्द के नज़दीक जाकर उसके गाल से अपने गाल छुआ दी, जिसे महसूस करते ही शब्द के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। इशिका भी उसी तरह शब्द के हाथों से होते हुए कंधे और गर्दन पर हल्दी से अपने हाथ चलाने लगी। फिर धीरे से इशिका उससे अलग हुई और पलटकर खड़ी हो गई। इस वक्त वो शब्द की ओर देख भी नहीं पा रही थी। शर्म से उसके दोनों गाल गुलाबी होने लगे, लेकिन शब्द बस मुस्कुराते हुए इशिका को देख रहा था। कबीर पायल के बाथरूम के अंदर आ गया। जब पायल अपने कपड़े की डोरी पीछे से खोल रही थी, पायल से वो डोरी खुली नहीं रही थी। कबीर धीरे धीरे पायल की तरफ बढ़ रहा था। पायल का ध्यान अब भी दरवाजे की तरफ नहीं गया था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी ड्रेस की डोरी खोलने में लगा हुआ था, जो उससे खुली नहीं रही थी। तभी अचानक पायल को अपनी पीठ पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसने सामने लगे मिरर में देखा तो उसे कबीर का चेहरा नजर आया। मिस्टर रघुवंशी, आप? इसके आगे पायल कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि कबीर के छूने से उसके शरीर में तेज सिहरन दौड़ गई, जिससे पायल की आंखें बंद हो गईं। कबीर धीरे धीरे उसकी ड्रेस की डोरी खोल रहा था और साथ में उसकी पीठ पर अपने होंठ फिरा रहा था, जिसे महसूस करते ही पायल मदहोश हो रही थी। कबीर प्लीज। पायल ने जैसे ही कबीर का नाम लिया, उसके पायल के पीठ पर फिरते होंठ रुक गए। वो मुस्कुराया और पायल को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, वाह स्वीटहार्ट, आज फिर से तुमने मेरा नाम लिया। कबीर के कहते ही पायल ने अपनी आंखें खोल दी और मिरर में सामने कबीर को देखा। कबीर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वैसे पायल को देखते ही कबीर ने अपने साथ लाई हल्दी की कटोरी से थोड़ी हल्दी लेकर उसकी खुली पीठ पर हल्दी लगाने लगा। कबीर के हल्दी लगाते ही पायल की आंख बंद हो गई। पायल की पीठ पर हल्दी लगाते हुए कबीर ने पायल के कंधे पर से एक और कपड़ा थोड़ा सा नीचे खिसकाया, फिर उस पर अपने होंठ रख दिए। उसकी नज़र पायल पर लगातार बनी हुई थी। कबीर ने उसके उस कंधे पर भी अपने हाथ रख दिए और उस पर भी हल्दी लगा दी। फिर ऐसे दूसरे कंधे पर भी हल्दी लगा दिया और ऐसे करते कबीर पायल के पूरे शरीर पर हल्दी लगा दी। फिर उसके कान के पास जाकर धीमे से, क्या हुआ स्वीटहार्ट?
तुम्हें मेरे छूने से कुछ फीलिंग आ रही थी? वैसे स्वीटहार्ट, यह तुम्हारा नया नाम कैसा रहेगा? फिर हाथ बांधे पीछे खड़ा हो गया। कबीर के पूछते ही पायल कबीर को देखने लगी, लेकिन फिर जब उसे समझ आया तब उसकी नज़रें शर्म से झुक गईं। यह देखकर कबीर पायल के पास आया। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया स्वीटहार्ट? कबीर मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे पायल की नज़रें शर्म की वजह से और गड़ी जा रही थी। वो वहाँ से जाने को हुई तो कबीर ने पायल की कलाई को पकड़ा और उसे आकर पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। कल हमारी शादी है स्वीटहार्ट, तो तुम ऐसे ही चली जाओगी? मैंने तो तुम्हें हल्दी लगा दी, लेकिन मेरी हल्दी कहाँ है? कबीर ने जब कहा तब पायल ने अपनी नज़रें उठाकर कबीर की तरफ देखा। फिर कबीर की बात का मतलब समझते ही कबीर के उस हाथ की तरफ देखा जिसमें कबीर ने हल्दी की कटोरी पकड़ रखी थी। पायल मुस्कुरा दी। उसने कबीर के हाथ से वो कटोरी ली और उसमें से हल्दी को लेते हुए बड़े ही शरारती अंदाज से कबीर के पूरे चेहरे पर अपने हाथ रगड़ने लगी और फिर वहाँ से भाग खड़ी हुई। कबीर को जब एहसास हुआ कि अभी अभी क्या हुआ, वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। पूरे बाथरूम में वो दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। पायल आगे आगे भागती और कबीर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता। तभी पायल जैसे ही बाथ टब के पास पहुंची, वहाँ कुछ साबुन फैला हुआ था जो उसने बाथ टब में भरा हुआ था, और कुछ साबुन बाथ टब के आसपास बाहर की तरफ फैला हुआ था, जिस पर पायल का पैर पड़ते ही उसका बैलेंस बिगड़ने लगा और उसी वक्त कबीर का भी पैर उस फैले साबुन पर पड़ा, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। पायल और कबीर एक दूसरे को संभालने के चक्कर में खुद एक साथ उसी साबुन से भरे बाथ टब में ही गिर पड़े, जिससे दोनों ही संभल नहीं पाए। बाथ टब में पायल कबीर के ऊपर थी और कबीर के दोनों हाथ पायल की कमर पर थे। पायल और कबीर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कबीर की नज़रें पायल के गुलाबी होठों से होते हुए उसके चेस्ट पर चली गईं, जो ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत दिख रही थी। कबीर की नज़रों का पीछा करते हुए पायल ने जब कबीर को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो कबीर के ऊपर से उठने लगी तो उसका बैलेंस बिगड़कर फिर से कबीर के ऊपर गिर गई। उसने एक बार फिर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो कबीर के ऊपर गिर गई। मगर इस बार उन दोनों के होंठ आपस में हल्के से छू गए थे। पायल ने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार कबीर की पकड़ पायल की कमर पर कस गई और उसने अपने दूसरे हाथ से पायल के सिर पर हाथ रखा और फिर उसके होठों के ऊपर अपने होठ रख दिए। कबीर उसे पैशनेटली किस कर रहा था, लेकिन पायल उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन फिर उस एहसास से पायल की भी आंख बंद हो गई और फिर वो भी उस किस में शामिल हो गई। दोनों जब कुछ देर बाद अलग हुए तो दोनों की सांसें उखड़ रही थीं। पायल कबीर पर से उठ गई और वहां से बाथरोब पहनकर क्लोजेट वाले रूम में भाग गई। कबीर बस उसे जाता देखता रहा। सुबह का वक्त, शादी का दिन। कनक, तुम्हें मेरा दिया हुआ समय खत्म हो गया। तुमने मुझसे कहा था कि शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही तुम उसे अपने घर से निकाल दोगी और फिर वो मेरी हो जाएगी, केशव राणा की। मगर केशव, तुम पिछले 4 साल से उस लड़की यानी मेरी भांजी इशिका के पीछे पड़े हुए हो, तो उसे भूल क्यों नहीं जाते? वो लड़की तुम्हारे लायक थी ही नहीं। हाँ केशव, तुम्हारे जीजा जी सही कह रहे हैं। तुम भूल जाओ उस लड़की को, और वैसे भी हमें जो चाहिए था वो तो हमें कब का मिल गया, तो क्यों तुम उसके पीछे पड़े हुए हो? करने दो शादी, जिसे करना चाहती है। एक बंद पड़े घर में 4 लोग मौजूद थे, जिसमें एक थी कनक जी और बाकी के 3 लोग तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, वो सरकारी केशव है, जो इशिका की मामी का भाई है, और वो दोनों इशिका के मामा मामी। नहीं दीदी, मुझे इशिका चाहिए। उसकी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया है। वो मेरी थी, मेरी है, और मेरी तो उसे होना ही होगा। लेकिन सरकार कैसे? और आज तो शादी है, मैं कैसे? कनक जी बोल ही रही थी कि केशव ने हाथ दिखाकर उसे चुप कर दिया। किसने कहा कि तुम कुछ करोगी? अब जो भी करूँगा वो मैं करूँगा, भले मुझे उसके लिए मुझे इशिका को उसकी शादी के दिन उठवाना ही क्यों ना पड़े,
कहकर वो सामने देखने लगा और वो तीनों केशव की ओर। दूसरी तरफ सोनिया और काया एक साथ एक रूम में ही थी और इस वक्त सोनिया फ़ोन पर गुस्से में भड़की हुई थी। डैड प्लीज़, आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। आप जानते भी हो, आपके उस आदमी लखा की वजह से मेरा पूरा काम खराब हो गया। भले उसने मेरा नाम ना लिया हो, लेकिन पकड़ा गया और उसके पकड़े जाने की वजह से हमें चुप रहना पड़ा, वरना आज ऋषिका की वजह से मैं दुल्हन बन रही होती। प्लीज़ डैड, प्लीज़ हेल्प मी। ओके फाइन, नहीं चाहिए आपकी मदद। अब जो करूँगी मैं करूँगी, कहकर सोनिया ने फ़ोन काट दिया। काया, जो अब तक सोनिया को बात करते हुए देख रही थी, सोनिया की बात खत्म करते ही काया ने पूछा, करने क्या वाली हो? भाई, जो तुमने भी कभी नहीं सोचा होगा, कहकर वो चुप हो गई और सामने देखते हुए मुस्कुराने लगी। मैं कुछ समझी नहीं सोनिया, करने वाली क्या हो? काया ने सोनिया की तरफ देखते हुए पूछा। सोनिया काया की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी और फिर बोली, कुछ ऐसा जिसमें हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए। मतलब मुझे शब्द और तुम्हें कबीर, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बोलो क्या करना होगा? मैं कबीर को पाने के लिए हर हद पार कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। काया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है सुनो, कहकर सोनिया उसे अपना पूरा प्लान समझाने लगी, जिसे सुन काया के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। ऋषिका भाभी और पायल भाभी, आप दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ, आज आप दोनों को अभी पार्लर के लिए निकलना है। राधिका उन दोनों के पास आती हुई बोली। लेकिन राधिका, अभी कैसे? अभी तो बहुत टाइम है ना शादी के लिए, इशिका ने राधिका की तरफ देखते हुए पूछा। तो राधिका मुस्कुरा दी। हाँ इशिका भाभी, अभी बहुत टाइम है शादी में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दोनों इस पूरे वर्ल्ड की सबसे सुंदर ब्राइड लगें, और इसके लिए आप दोनों को अभी पार्लर के लिए निकलना होगा। और हाँ पायल भाभी, आपके आउटफिट्स आपके रूम में रखवा दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए। और इशिका भाभी, आपका भी शादी का जोड़ा आपके रूम में रखवा दिया गया है, तो आप भी एक बार चेक कर लीजिए। फिर पार्लर के लिए निकलिए अपने अपने आउटफिट्स के साथ। राधिका बोली तो पायल उसे दूसरी तरफ लाकर धीरे से, यह शादी का जोड़ा हमें आपस में नहीं बदलना ना? नहीं नहीं पायल भाभी, आपके पास जो शादी का जोड़ा है वो कबीर भाई की तरफ से है, और इशिका भाभी का शादी का जोड़ा शब्द भाई की तरफ से है, और ऊपर से तो आप दोनों को ही घूंघट भी करना है, तभी हम आप दोनों की शादी आपके सही पार्टनर के साथ करवा सकेंगे। राधिका ने कहा तो दोनों मुस्कुरा दी और फिर पायल इशिका के साथ अपने अपने रूम की तरफ चली गई। शब्द अपने रूम में शेरवानी ट्राई कर रहा था जब उसके रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। शब्द पलटा तो दरवाजे की तरफ देख उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम यहाँ क्यों आई हो सोनिया? अपनी शर्ट के बटन खोलते शब्द के हाथ अपनी जगह रुक गए, मगर कुछ बटन इतने खुल गए थे कि उससे शब्द का चेस्ट साफ दिख रहा था, जिस पर सोनिया की नज़र अटकी हुई थी। सोनिया मधोस सी चलती शब्द के नज़दीक आई और उसके चेहरे को अपनी एक उंगली से छूती हुई शब्द की तरफ देखकर अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में उसके कान के पास जाकर बोली, शब्द बेबी, मैं तो बस। सोनिया इतना ही बोली थी कि शब्द ने उसके चेहरे पर चलते हाथ को पकड़ा और झटक कर उसे खुद से दूर धकेल दिया। लिमिट सोनिया, और हाँ, तुम्हें जो भी कहना हो वहीं से कहो, अदरवाइज यू मे गो नाउ। वाई शब्द बेबी, यू नो ना दैट आई लव यू मोर देन दैट ब्लडी बिच इशिका। जुबान संभाल कर सोनिया, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। शब्द गुस्से से सोनिया को घूरते हुए बोला। क्या हुआ शब्द बेबी, बुरा लगा? मगर क्यों? तुम्हारी शादी तो पायल से हो रही है ना? उस सॉरी, पायल से नहीं, उस इशिका से। क्यों, सही कहा ना? सोनिया ने कहा तो शब्द हैरत से सोनिया को घूरने लगा। शब्द का हैरानी से भरा चेहरा देख सोनिया मुस्कुराई। क्यों, क्या हुआ शब्द बेबी? हैरान हो कि मुझे ये सच कैसे पता चला? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। कल हल्दी वाली शाम मैंने तुम्हें इशिका के कमरे से निकलते देख लिया था। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट सब बता रही थी कि तुम किससे मिलकर उस कमरे से निकले हो। सोनिया बोली और खतरनाक लहजे से मुस्कुरा दी। तुम चाहती क्या हो? शब्द ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ओ शब्द बेबी, तुम कितनी स्मार्ट हो। अब तुम बिल्कुल सही पॉइंट पर आए हो।
ठीक है, मैं बताती हूँ कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। सोनिया शब्द के नज़दीक आई और उसके खुले चेस्ट पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। शब्द बेबी, यही कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी होगी, कहकर सोनिया ने शब्द के चेस्ट पर अपने होंठ रख दिए। शब्द ने उसे धकेला और अपने उस चेस्ट को रुमाल से साफ करते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि जो यह तुम चाहती हो वो मैं होने दूंगा? मैं अपनी इसी को छोड़ तुमसे शादी करूंगा? सोच लो शब्द बेबी, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हें चाहोगे कि मैं इस शादी की सच्चाई तुम्हारी दादी माँ और तुम्हारी पूरी फैमिली के सामने लेकर आऊं। इनफ इज इनफ सोनिया, बहुत बकवास कर ली तुमने। अब चलो निकलो यहाँ से, कहकर शब्द गुस्से से सोनिया के बाएं हाथ को पकड़कर घसीटते हुए अपने कमरे से बाहर कर दिया और दरवाजे को सोनिया के मुंह पर बंद कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया शब्द बेबी, इसकी भारी कीमत उस इशिका को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी, वो भी आज ही। इसके लिए चाहे मुझे खुद इशिका की जान क्यों नहीं लेनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी, कहकर गुस्से में दांत पीसती हुई सोनिया उस दरवाजे को देख रही थी और फिर वहां से वो चली गई। शाम का वक्त, इशिका और पायल अपने अपने कमरे में तैयार हो रही थी जब इशिका के रूम के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। इशिका पलटी और दरवाजे की तरफ देखा। जब फिर से उसके रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ, इशिका आई और अपने रूम का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो फिर से दरवाजा बंद कर पलटी कि तभी फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ। इस बार जैसे ही इशिका ने दरवाजा खोला, एक बड़ी ही भारी चीज से उसके सिर पर वार हुआ। उसने देखा सामने सोनिया खड़ी थी, जो बिल्कुल वैसा ही दुल्हन का लिबास पहने मक्कारी से खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी बगल में काया खड़ी थी। उसने भी पायल के जैसे दुल्हन का लिबास पहना हुआ था और वो भी सोनिया के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी सिगा के सामने अंधेरा छाने लगा और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। उसके सिर पर जिधर उस पर वार हुआ था, वहां से खून की एक लाइन बह आई थी। उसे बेहोश होता देख सोनिया और काया ने मिलकर एक हाथ से ताली दी और फिर इशिका को घसीटते घसीटते कमरे के अंदर लेकर आ गईं। सॉरी बेब्स, मगर शब्द सिर्फ मेरा है, उसे मैं तुम्हारा किसी हाल में होने नहीं दूंगी। फिर काया इशिका के दो कमरों के बाद तीसरे रूम यानी पायल के रूम के दरवाजे पर नॉक करने लगी, लेकिन इस बार पायल के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर काया ने देखा तो उसे कोई भी नहीं मिला, क्योंकि पायल उस कमरे में थी ही नहीं। ये पायल कहाँ गई? और फिर यहाँ तो पायल का एक सामान भी नहीं है। काया ने अंदर जाकर पूरे रूम को अच्छे से देख लिया था। लगता है पायल अपनी शादी से भाग गई है। अच्छा है, अब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब बस मुझे यहाँ कबीर के आने का इंतजार करना है बस, कहते हुए काया मुस्कुरा दी। ओह काया, तुम तो सच में बड़ी बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे इरादे समझ नहीं आएंगे? इसलिए तो मैंने पहले ही अपना रूम बदल लिया था, कहकर पायल मुस्कुराते हुए अपने रूम में आ गई। अब बस उसे बारात के आने का इंतजार था। इशिका के रूम में बैठी सोनिया आईने में खुद को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने खुद को देखते हुए कहा, शब्द बेबी, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से उस इशिका का होने दूंगी? देखो आज मैं तुम्हारी दुल्हन बन गई। अब तुम सिर्फ मेरे हो शब्द बेबी, सिर्फ मेरे। आई लव यू शब्द बेबी, आई लव यू, कहते हुए सोनिया मुस्कुरा दी और अपना चेहरा फिर से ढककर बैठ गई। तभी अचानक से इशिका के रूम का दरवाजा खुला और सोनिया ने पलटकर देखा। वहां राधिका खड़ी थी, जो पायल के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। पायल ने भी अपना घूंघट ले रखा था। भाओ इशिका भाभी, आप भी रेडी हो चुकी हैं? लेकिन ये क्या है? आप दोनों आप दोनों तो अभी से घूंघट कर रखा है। आप दोनों अभी घूंघट उठा सकती हैं। जब मंडप पर जाइएगा तब घूंघट कर लीजिएगा, राधिका इशिका की तरफ देखते हुए बोली। ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रही है? राधिका प्लीज वहीं रुक जाओ। देखना, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं ना। प्लीज मेरा घूंघट मत उठाना, वरना मेरा भेद खुल जाएगा और मेरी शादी शब्द बेबी से नहीं हो पाएगी। ये सारी बातें सोनिया अपने मन में कह रही थी। तभी पीछे से पायल राधिका का हाथ पकड़ते हुए, रहने देना राधिका, बस कुछ घंटों की ही तो बात है, उसके बाद तो सारा भेद अपने आप ही खुल जाना है। यह लास्ट लाइन पायल ने सोनिया की तरफ देखते हुए कहा था। अच्छा ठीक है, आप दोनों यहीं वेट करो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे बारात में भी तो जाना है,
कहकर राधिका वहां से चली जाती है। तभी ढोल नगाड़ों के साथ डांस और गाने की आवाज़ तेज होने लगती है। इसी लगता है बारात आ गई। मैं बालकनी की तरफ जाती हूँ देखने। पायल खुश होते हुए बोली और बालकनी की तरफ निकल गई। कुछ देर बाद वहां सोनिया भी आ गई। पायल की आंखें तो कबीर को खोज रही थीं। वहीं कबीर की नजरें पायल के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। आज पायल ने सुनहरे रंग का लहंगा पहना था, जिसका दुपट्टा हल्के गुलाबी रंग का था। बाकी तो उसने घूंघट कर रखा था। बाकी की डिटेल्स बाद में दूंगी जब घूंघट हटेगा। कबीर ने भी सुनहरे रंग की शेरवानी पहनी थी, जिसके साथ उसने गुलाबी स्टॉल बिल्कुल राजबाड़ी स्टाइल में बियर कर रखा था, जिसे देख पायल अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रही थी। दूसरी साइड में शब्द भी किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहा था। उसने वाइन कलर में इंडो वेस्टर्न शेरवानी सूट पहना हुआ था। सोनिया तो सब कुछ भूल भाल के शब्द के हैंडसम लुक को ही देखे जा रही थी। इतना मत देख चुड़ैल, नजर लग जाएगी मेरी इसी के होने वाले पति को। पायल सोनिया की तरफ देखती हुई मन ही मन बोली। इसी चल अंदर चलते हैं, वहीं बैठकर इंतजार करेंगे, कहकर पायल सोनिया को जबरदस्ती खींचती हुई अंदर ले आई। वहीं नीचे कनक जी और जगजीत जी बारात का स्वागत कर रहे थे। आइए आइए राठौर साहब, आपका स्वागत है। बेटे की शादी की बहुत बहुत बधाई राठौर साहब, कहकर जगजीत जी जगवंत जी के गले लगे हुए थे। कनक जी भी माया जी के गले लगी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे और भी लोग अंदर आए। कुछ देर बाद कबीर और सब अलग अलग अपने मंडप में बैठे हुए थे और पंडित जी वर के साथ कोई पूजा कर रहे थे। तभी वो राधिका की तरफ देखते हुए, बेटी जाओ दोनों वधुओं को ले आओ, मुहूर्त का समय हो चुका है। सभी लोग दोनों ब्राइड के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में राधिका दोनों दुल्हनों को साथ लेकर वहीं मंडप पर आई और दोनों को उनके उनके होने वाले हबी के साथ बैठा दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी बोले, अब आप चारों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पंडित जी ने कहा तो वो चारों अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। कबीर ने पायल का हाथ पकड़ लिया था। हाथ पकड़े हुए ही वो पायल के साथ सात फेरे लेने लगा। शब्द ने भी अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ा हुआ था और वो भी उसके साथ सात फेरे ले रहा था। सात फेरे पूरे होने के बाद चारों अपनी जगह बैठ गए, लेकिन इस बार दोनों दूल्हा और दुल्हन की जगह आपस में बदल गई थी। फिर पंडित जी ने थाल में रखा मंगलसूत्र पहनाने को कहा, जिसे उठाकर शब्द और कबीर ने अपनी अपनी ब्राइड को पहना दिया। फिर मंगलसूत्र पहनाने के बाद दोनों ने अपनी अपनी ब्राइड की मांग भी भर दी। तभी रुक जाओ, एक तेज आवाज उभरी। चारों ने उस आवाज की तरफ देखा तो उन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल आई। बाकी सब परिवार वाले भी उस आवाज की तरफ हैरान परेशान देख रहे थे, क्योंकि वहां सोनिया और काया दुल्हन का लिबास पहने खड़ी थी। काया, सोनिया, ये क्या पहना है तुम दोनों ने? आशा जी आगे आते हुए गुस्से से बोली। हमें कुछ बोलने से पहले आप अपनी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई नहीं करेंगी दादी माँ? सोनिया भी गुस्से से दांत पीसती हुई बोली, जिसे सुन कबीर और शब्द के साथ साथ राहुल और राधिका भी मुस्कुरा दिए। तभी सोनिया आगे आई और शब्द के पास खड़ी दुल्हन के सामने आकर खड़ी हो गई। काया भी पायल के सामने आकर खड़ी हो गई, जो कबीर के साथ खड़ी थी। बहुत खुश होगी ना आज तुम, लेकिन तुम्हारी यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, कहकर सोनिया ने शब्द के साथ खड़ी दुल्हन का घूंघट उठा दिया, जिसमें से इशिका का चेहरा नजर आया, और काया ने पायल का घूंघट उठा दिया। आशा जी इशिका और पायल को देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि शब्द की शादी पायल से नहीं इशिका से हुई थी और कबीर की शादी पायल से। आशा जी गुस्से से, ये क्या मजाक है सब, आपकी शादी वो भी इशिका से? जी दादी माँ, यही सच है। मैं इशिका से प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा करता हूँ, सब आशा जी के सामने झुकते हुए बोला। उसके साथ में इशिका भी झुकी हुई थी। लेकिन हम नहीं मानते इस शादी को, जगवंत जी आगे आते हुए गुस्से से चीखे। आशा जी पीछे हट गई थी। आपके मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर राठौर, शब्द अपनी जगह से उठता हुआ बोला। लेकिन सब इस तरह से दुल्हन की अदला बदली, ये तो बिल्कुल गलत है। वीर जी शांत लहजे में आगे आते हुए बोले। नहीं चाचू फ्रेंड, यह बिल्कुल सही था,
क्योंकि अगर मेरी शादी पायल के साथ होती तो यह उसके साथ गलत होता। जी अंकल, शब्द सही कह रहा है। शब्द इशिका से और मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ। कबीर भी सामने आया। तो फिर इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? स्नेहा जी भी गुस्से से बोली। चाची माँ, यह ड्रामा मेरी मजबूरी थी। कहते हुए शब्द स्नेहा जी के सामने खड़ा हुआ और सारी बातें बताने लगा। जगजीत जी तो अभी तक शौक में थे। पायल जगजीत जी के पास आई और उनके पैरों के पास नीचे झुकते हुए बोली, पापा हमें। लेकिन तभी जगजीत जी वहां से एकदम पीछे खिसक गए, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाकर गिरने को हुई। तभी कबीर और राहुल ने आकर उन्हें संभाल लिया। कनक जी तो इशिका को शब्द की दुल्हन बना देखकर डर से कांप रही थी, क्योंकि उन्हें जिसका डर था वही सामने आने वाला था। तभी शब्द सर, इशिका की चीख सबको सुनाई दी। शब्द पलटकर देखा तो इशिका वहां नहीं थी। इसी शब्द मंडप के पास आते हुए चारों तरफ देखते हुए, लेकिन उसे कहीं भी इशिका नहीं दिखाई दी। इसी, कहाँ हो तुम? पायल एक तरफ जाते हुए इशिका को ढूंढने लगी। कबीर शब्द पायल के साथ साथ बाकी लोग भी इशिका को ढूंढ रहे थे, सिवाय राठौर फैमिली और रावल फैमिली के, क्योंकि वो दोनों अभी तक शौक में थे। पैलेस के बाहर एक आदमी अपने कुछ गुंडों के साथ इशिका को घसीटता हुआ उसे अपने साथ ले जा रहा था। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे शब्द सर। इशिका उस व्यक्ति के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कोशिश बेकार है इशिका बेबी। आज तुम्हें मुझे अपना बनाने से कोई रोक नहीं सकता। वो शब्द राठौर भी नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, केशव राणा की। और वैसे भी तुम्हारे मामा मामी घर पर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केशव बोला और इशिका को अपने कंधे पर उठाकर ले लिया और उसे एक गाड़ी में अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। तभी कामत आते हुए, शब्द सर, इशिका मैम को केशव राणा उठाकर अपने साथ ले गया है। केशव राणा? पायल चौंकती हुई बोली। जी, वो इशिका मैम की मामी का भाई है, जिसके कारण इशिका मैम को 4 साल पहले अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। फिर शब्द को देखते हुए, और शब्द सर, इसमें रंजीत चौधरी भी उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि यह सारा खेल अकेले केशव राणा का नहीं है। रंजीत चौधरी का भी बड़ा हाथ है इसमें। कामत कहकर पीछे हो गया। केशव राणा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे इशिका को नहीं ले जाना चाहिए था। मगर अब जो गलती हुई है, उस गलती की सिर्फ एक सजा है, और वो है, कहकर शब्द खामोश हो गया। एक फार्म हाउस पर, यह फार्म हाउस रंजीत चौधरी का फार्म हाउस था, जहाँ इशिका एक रूम में बंद थी, और उस रूम के दरवाजे के बाहर कई आदमी खड़े थे। उस फार्म हाउस के नीचे बेसमेंट में केशव राणा हाथ में ड्रिंक लिए सबके सामने बैठा था। उसके सामने रंजीत चौधरी बैठा हुआ था, जिसकी गोद में एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जिसके थाई को रंजीत चौधरी अपने हाथ से सहला रहा था। रंजीत चौधरी, आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी इशिका बेबी मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, कहकर उसने शराब के गिलास को अपने होठों से लगा लिया। तभी एक दूसरी खूबसूरत सी लड़की केशव की गोद में आकर बैठ गई, जिसकी कमर पर केशव के हाथ कस गए। हाँ, लेकिन मुझे उस शब्द राठौर से बदला लेना है, इसलिए तो मैंने तुमसे हाथ मिलाया, कहकर रंजीत चौधरी उस लड़की के पीठ पर अपने होठ रख उसे चूमने लगा। केशव राणा मुस्कुरा दिया। वो उठा और वहां से ऊपर चला आया। इशिका जिस कमरे में थी, उस कमरे के बाहर आकर वो रुक गया और अपने आदमी को देखते हुए बोला, मुझे और मेरी इशिका बेबी को डिस्टर्ब मत करना, कहकर लड़खड़ाते हुए वो अंदर चला गया। उसके आदमियों ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इशिका बिस्तर पर बेहोश लेटी हुई थी। इशिका बेबी, बेकअप, आज हमारी सुहागरात है, कहते हुए केशव राणा इशिका के पास आया और उसके चेहरे पर झुकने लगा। तभी शब्द कहते हुए इशिका ने आंखें खोल दी और अपने दोनों हाथों से धक्का मार पीछे धकेल दिया और बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन उससे पहले ही केशव ने उसे पीछे से पकड़ लिया और फिर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे इशिका नहीं संभल पाई, बेड के कोने से जा लगी। उस बेड के कोने से उसके माथे पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वहां से खून आने लगा था। केशव ने उसे उठाया और उसके गाल पर दूसरा थप्पड़ जड़ते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, यह थप्पड़ तुम्हारे उस थप्पड़ का जवाब था
जो तुमने 4 साल पहले लगाया था। लेकिन अभी तो हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ इशिका बेबी, कहकर केशव इशिका की तरफ बढ़ने लगा। नहीं, शब्द इशिका चीखी। वहीं दूसरी तरफ उस फार्म हाउस के बाहर एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकीं। पहली गाड़ी में से शब्द और कामत बाहर आए और दूसरी गाड़ी में से पायल और कबीर और तीसरी गाड़ी में से अधिक और बाकी सभी बॉडीगार्ड्स, जिन्होंने पूरे फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। शब्द कबीर, पायल, कामत और अधिक के साथ उस फार्म हाउस के अंदर पहुंचा, जहां कुछ गुंडे बैठे जुआ खेल रहे थे। कामत और कुछ बॉडीगार्ड्स ने उन गुंडों को संभाल लिया। शब्द, पायल और कबीर उस फार्म हाउस के हर कमरों में जाकर चेक कर रहे थे। तभी उन तीनों को एक कमरे के बाहर कुछ गुंडे खड़े दिखाई पड़े। अंदर से इशिका के चिल्लाने की आवाज़ बाहर सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुन वो गुंडे आपस में देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी शब्द और कबीर ने भी आकर उन गुंडों पर पंच मारा और फिर देखते देखते कबीर और शब्द ने उन गुंडों को धूल चटा दी। पायल ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देख उन तीनों की आंखें गुस्से से उबल पड़ीं। केशव इशिका के ऊपर था और इशिका उसे दूर करने की कोशिश करते हुए चीख रही थी। फिर तभी केशव अचानक से दूर जाकर गिरा था। कबीर और शब्द केशव को बेतहाशा मार रहे थे। पायल जल्दी से आकर इशिका को संभालते हुए खड़ा किया और गुस्से से केशव को देखने लगी। पायल ने इशिका के चेहरे को देखा, जिस पर केशव के थप्पड़ के निशान और माथे पर चोट के निशान साफ उभर कर दिखाई दे रहे थे, जिसे देख पायल ने इशिका को अपने गले से लगा लिया। इशिका भी पायल के गले लगते ही फूट फूट कर रोने लगी। केशव की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। ज़्यादा मार खाने की वजह से उस पर बेहोशी तारी थी। पायल भी गुस्से से केशव के पास उसे 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ते हुए, यह थप्पड़ तुम्हें मेरी इशिका को मारने के लिए, दूसरा थप्पड़ मेरी इशिका को कमज़ोर समझने के लिए, कहते हुए पायल ने केशव के दोनों पैरों के बीच एक जोर की लात मार दी। केशव की एक चीख और फिर वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। इशिका भागती हुई शब्द के सीने से लगकर रोने लगी। पायल भी कबीर के सीने से लगी हुई थी। तभी कामत और अधिक अंदर आते हुए, शब्द सर, रंजीत चौधरी यहाँ से पहले ही जा चुका है और पूरा फार्म हाउस खाली है। कोई बात नहीं शब्द, रंजीत चौधरी से हम बाद में निमट लेंगे। फिलहाल अभी तुम्हें और इशिका जी को पैलेस जाना है। मैं और पायल अभी मुंबई के लिए निकल रहे हैं, कबीर ने कहा तो पायल इशिका के गले लगते हुए, अपना ख्याल रखना इसी, हम जल्दी मिलेंगे, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, कहकर पायल इशिका से अलग हुई और कबीर के साथ फार्म हाउस से चली गई। शब्द इशिका के साथ कबीर के पुश्तैनी पैलेस पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि सभी वहां से मुंबई जा चुके हैं। यह जानकर शब्द को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर अपने बगल में खड़ी इशिका को देखकर वो सब भूलकर मुस्कुरा देता है। इशिका की आंखों में अभी भी आंसू थे। उसे अपने साथ कुछ देर पहले जो भी हुआ सब याद आ रहा था। उसकी शब्द से शादी घर वालों के सवाल, उनका इस शादी को अस्वीकार करना, उसे अपनी बहू मानने से इनकार करना, फिर उस केशव का उसे वहां से लेकर जाना, सब कुछ याद आ रहा था। कुछ देर बाद इशिका अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। सब याद करके उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी इशिका को अपने पेट पर किसी के 2 हाथ महसूस होते हैं। वो पीछे पलटती है तो शब्द का मुस्कुराता चेहरा था, जो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। इशिका उसे गुस्से से धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। दूर रहिए मुझसे आप, इशिका गुस्से से बोली। उसकी आंखें बार बार भर जा रही थीं। इसी क्या, शब्द आगे कुछ बोलता उससे पहले ही इशिका गुस्से से, झूठे हैं आप, आपने मुझे धोखा दिया है, आपने ये शादी मुझसे धोखे से की है, इशिका गुस्से से बोलती जा रही थी। आपकी वजह से आज पायल ने अपना प्यार खो दिया, उसने आपको खो दिया और आपकी वजह से मैंने उसे खो दिया, अपनी दोस्त को खो दिया। अब बताइए कैसे सामना करूंगी मैं उसका? वो तो मुझे अब अपनी दोस्त भी नहीं मानेगी। जगजीत अंकल, उन्हें देखा था आपने, किस तरह से टूट गए थे वो, देखा था, खुद से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे, वो भी आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। बोलिए क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया? इसी, मेरी बात सुनो, शब्द उसके नजदीक आते हुए बोला। उसने अपने दोनों हथेली में इशिका का चेहरा भर लिया।
कुछ नहीं सुनना मुझे, बस दूर रहिए मुझसे, कहकर इशिका वहां से चली गई। शब्द उसे बस जाते हुए देखता रहा। अगली सुबह शब्द इशिका के साथ राठौर पैलेस के दरवाजे पर खड़ा था, जहाँ सब लोग उसे और इशिका को गुस्से से देख रहे थे। सब, आप इस लड़की को यहाँ क्यों लाए हैं? ये लड़की इस घर में नहीं आ सकती। इसे कहिए कि यहाँ से चुपचाप चली जाए। आशा जी ने शब्द को देखते हुए गुस्से से कहा। तो इशिका की आंखों में आंसू आ गए। वो पलटकर जाने लगी तो शब्द ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। माफ़ी चाहूँगा दादी माँ, लेकिन इशिका यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इशिका मेरी पत्नी है और मेरे साथ इसी घर में रहेगी। शब्द भी अपनी नज़रें झुकाए हुए बोला। तो ठीक है, तुम भी इस लड़की को लेकर इस घर से निकल जाओ। जगवत जी शब्द के सामने आते हुए गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोले। मिस्टर राठौर, शब्द गुस्से से चीखा। माया जी तो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। सब, आवाज नीचे। तुम जानते भी हो तुम किससे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? जगवंत गुस्से से बोले। बहुत अच्छे से मिस्टर राठौर, एक ऐसे पिता से जिससे उसका बेटा बेहद नफरत करता है, एक ऐसे पति से जो अपनी पत्नी की मृत्यु के अगले दिन ही इस औरत से शादी कर उसे घर में ले आता है और उसे मेरी माँ बना देता है। शब्द ने माया जी की तरफ इशारा करके ये आखिरी की 2 लाइन कही थी। शब्द, जगवंत जी गुस्से से चीखे। बाकी लोग बस शब्द और जगवंत जी को बहस करते देख रहे थे। वीर जी, ये क्या हो गया है अपने शब्द को? पहले तो ऐसा नहीं था। भाई साहब से डरता जरूर था, लेकिन इस तरह से उनके साथ बदतमीजी। भाभी के होने तक सब ठीक था, लेकिन जब से माया भाभी भाई साहब की लाइफ में आई हैं, सब कुछ बदल चुका है। स्नेहा जी ने धीरे से कहा, क्योंकि उन्हें भी शब्द की अपने पिता के साथ बदतमीजी बुरी लग रही थी। भाई तो दुख मुझे भी है स्नेहा जी, मगर कर भी क्या सकते हैं, कहकर वीर जी भी खामोश हो गए। माया जी बहुत खुश हो रही थी, लेकिन रुद्राक्ष तो जैसे अपने आपे से बाहर हो गया था। वो आगे आया। सब, तू डैड से इस तरह से बात नहीं कर सकता। तू भूल जाए कि वो तेरे भी डैड हैं, लेकिन मैं कभी अपने डैड के खिलाफ तुम्हारे मुंह से गलत शब्द नहीं सुनूंगा, और वो भी इस 2 टके की लड़की के लिए, जिसका तो करेक्टर ही खराब है। कभी तुम्हारे साथ तो कभी कबीर। रुद्राक्ष इतना ही बोला था कि तभी एक पंच रुद्राक्ष के मुंह पर पड़ता है। रुद्राक्ष एक तरफ लड़खड़ाकर नीचे झुक जाता है। वो उठा और अपने मुंह पर हाथ रखकर देखता है तो उसके हाथ पर खून लग जाता है। उसके बाद शब्द गुस्से में रुद्राक्ष का कॉलर पकड़ लेता है। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी इसी के बारे में ऐसा बोलने की? आज तो मैं तेरी जान ले लूंगा, कहते हुए शब्द ने उसके मुंह पर दूसरा पंच जड़ा। वीर जी, राहुल और जगवंत जी आगे बढ़े शब्द को रोकने के लिए। स्नेहा जी माया जी के साथ सारा तमाशा देख रही थी। माया जी को भी अब शब्द पर गुस्सा आने लगता है। छोड़ो शब्द उसे, वीर जी उसे पकड़ते हुए बोले। जगवंत जी ने रुद्राक्ष को संभाल लिया था। नहीं चाचू फ्रेंड, आज कोई बीच में नहीं आएगा। आज तो मैं इसकी जान लेकर रहूंगा। हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरी इसी के बारे में कुछ भी बोलने की? शब्द गुस्से से रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोला और फिर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। वाह, सच में क्या सही फंसाया है तुमने इसी का शब्द को, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम हो ही करेक्टरलेस। रुद्राक्ष इशिका को देखते हुए बोल ही रहा था कि फिर से उसके मुंह पर जोरदार पंच पड़ा। शब्द ने फिर से उसे मारा था, लेकिन रुद्राक्ष भी कहाँ कम था। वो भी उसका जवाब अच्छे से दे रहा था। इशिका दरवाजे पर खड़ी बस सब कुछ होते हुए देख रही थी। तभी, बस कीजिए आप सब, आशा जी गुस्से से चीखी, फिर इशिका की तरफ बढ़कर। देख रही हो तुम कि कैसे तुमने इस घर की दहलीज पर कदम रखते ही कैसा कलेश करवा दिया। दोनों भाइयों को आपस में लड़वा दिया, घर में फूट डलवा दी, और अब भी बेशर्मों की तरह यहीं खड़ी हो। अगर अब भी तुम्हें गैरत बाकी हो तो चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, आशा जी ने कहा। तो इशिका की आंखें बंद हो गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं दादी माँ, इसी यहाँ से नहीं जाएगी, वो रहेगी यहीं इसी घर में, कहकर शब्द इशिका का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आया और उसे ऊपर अपने कमरे की तरफ लेकर चला गया। रघुवंशी मेंशन। पायल कबीर के साथ उसके मेंशन के बाहर खड़ी थी। कबीर का मेंशन बाहर से काफ़ी खूबसूरत था। कार से उतरते ही पायल अपने चारों तरफ देखने लगी। अगर अपने घर को देख लिया हो
तो क्या हम अंदर चलें, क्योंकि अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। कबीर पायल के कान के पास शरारती अंदाज में बोला, फिर उसके कान पर हल्के से किस करके अलग हो गया। कबीर के किस करते ही पायल, जो कबीर के मेंशन को देखने में खोई हुई थी, पलटकर कबीर को देखने लगी। लेकिन फिर कबीर की बात का मतलब समझते ही उसकी आंखें फैल गईं। जंगली, तुम बहुत बेशरम हो, कहकर पायल पलटकर खड़ी हो गई। शर्म से उसके गाल गुलाबी होने लगे। कबीर पीछे से पायल को अपनी बाहों में भरकर उसके कान में धीरे से, मैंने तो अंदर चलकर आराम करने को कहा था, तुमने क्या समझा, कहकर कबीर ने पायल की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। अपनी गर्दन पर कबीर के होंठ महसूस होते ही पायल की आंखें स्वतः ही बंद हो गईं और उसकी गर्दन एक तरफ थोड़ी सी झुक गई। कबीर, अंदर चलें, पायल अपने होंठ को अपने दांत से काटते हुए बोली। कबीर रुक गया। उसने पायल को पलटकर अपने सामने किया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। राठौर पैलेस शब्द अपने रूम में था। इसिका अब भी वैसे ही दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शब्द इसिका को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर बाद शब्द अपनी जगह से उठा और इसिका के करीब आया। इसी, तुम ठीक हो? अगर तुम बात करना चाहती हो तो हम बैठकर बात कर सकते हैं, शब्द इसिका का हाथ पकड़ते हुए बोला। लेकिन इसिका ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो उसे लेकर बेड के पास आया और उस पर उसे बैठाकर खुद भी उसके बगल में आकर बैठ गया। इसिका ने अपनी नजरें नहीं उठाई। वो वैसे ही बैठी जमीन को उतारती रही। इसी, आई एम सॉरी, शब्द उसके हाथ पर अपने हाथ से थामते हुए बोला। सॉरी, बस इतना ही? शब्द, सर, आपको पता भी है आपने क्या किया है? आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा तो पहले ही सब कुछ छिन चुका था। फिर मेरी लाइफ में पायल आई, उसकी दोस्ती आई, उसका मेरे प्रति प्यार और केयर आया। जगजीत जी अंकल, जिन्होंने मुझे पायल से भी पहले रखा, वो मुझे पायल से भी ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन आपने सब बर्बाद कर दिया। इसिका गुस्से से बिना शब्द की तरफ देखे बोल रही थी। कुछ भी खराब नहीं हुआ है इसिका, सब ठीक है। पायल तुमसे कभी दूर नहीं गई थी। हाँ, अगर कुछ खराब हुआ है, अगर कुछ टूटा है, तो मेरी दादी माँ का दिल टूटा है, जगजीत अंकल का भरोसा टूटा है, लेकिन उनका प्यार तुम पर से कम नहीं हुआ है। सब इसिका के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला। इतना आसान है ना आपका ये सब कह देना, लेकिन मुझसे पूछिए, मेरी नज़र से देखिए तो आपको दिखेगा कि सब खत्म हो गया है, सब बर्बाद हो गया, कहकर इसिका उठकर वहां से बाथरूम के अंदर भाग गई और बाथरूम का दरवाजा बंद करके उस दरवाजे से लगकर बैठ गई। इसिका अंदर बैठी रो रही थी। शब्द बस उस दरवाजे को बेड पर बैठा घूरता रहा। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। रघुवंशी मेंशन, कबीर और पायल दरवाजे पर खड़े थे। वो अंदर जाने को हुए ही थे कि तभी, वहीं रुक जाइए, एक व्यक्ति जो सीढ़ियों पर खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 56 से 57 के आसपास होगी, गुस्से से कबीर को घूर रहा था। कबीर सर उठाकर सामने बाईं तरफ बनी सीढ़ियों पर खड़े उस व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति को देखने के बाद भी कबीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कबीर के हाथ पायल की हथेलियों पर कस गए थे। पायल ने पहले कबीर को देखा, फिर अपने उस हाथ को जिसे कबीर ने कसकर थाम रखा था। फिर सामने देखने लगी, जहाँ से वो व्यक्ति सीढ़ियाँ उतरने लगे थे। वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आए और कबीर के सामने आकर खड़े हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दोबारा इस घर में कदम रखने की, और वापस लौटे भी तो शादी करने के बाद? तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा कि बहू को घर लेकर आ रहे हो, अच्छी तैयारियां करके रखें, कहकर वो व्यक्ति मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बाहें फैला दी। कबीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से उस व्यक्ति के गले लगे हुए थे। सॉरी डैड, पायल आश्चर्य से दोनों को देखे जा रही थी। कबीर उस व्यक्ति से अलग हुआ। डैड, आप लंदन से वापस कब आए? बरखुरदार, पहले हमें बहू का स्वागत तो करने दीजिए, फिर बैठकर अच्छे से बात करेंगे, उस व्यक्ति ने कहा, जिनका नाम विशाल रघुवंशी था। विशाल जी ने मुड़कर पीछे से आवाज लगाई, सुनीता, बहू के स्वागत की तैयारी शुरू करो। सुनीता घर की मेट थी। विशाल जी की आवाज पर सुनीता ने जल्दी से चावल से भरा कलश और कुमकुम के पानी से भरी थाल दरवाजे पर रखी और खुद हल्दी के पानी वाली थाल लेकर खड़ी हो गई। यह सब देखकर पायल के भी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई।
पायल ने चावल वाला कलश गिराकर हल्दी की छाप एक दीवार पर लगाई और फिर कुमकुम वाले पानी में पैर रख अंदर आ गई। अंदर आते ही पायल और कबीर ने झुककर विशाल जी के पैर छुए। विशाल जी ने भी दिल से ढेरों आशीर्वाद दिए। कबीर, तुम बहू को लेकर कमरे में जाओ, तुम दोनों भी अब जाकर आराम करो, कहकर विशाल जी भी अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कबीर, तुमने कभी बताया नहीं अपनी फैमिली के बारे में। पायल ने कबीर की तरफ देखा जो उसे ही देखते हुए मुस्कुरा रहा था। पायल के पूछते ही कबीर पायल के नजदीक आया और उसकी कमर पर एक हाथ रख उसे झटके से खुद से चिपकाते हुए, तुम्हें नहीं लगता स्वीट हार्ट कि तुम्हारा यह सवाल कुछ ज़्यादा जल्दी ही पूछ लिया? और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो हमारी फर्स्ट नाइट पर हम यह सवाल जवाब सारे किनारे रख कुछ नई प्यारी सुनहरी यादें बनाते हैं। सो स्वीट हार्ट, लेट्स हैव फन, कहकर कबीर ने पायल को अपनी गोद में उठा लिया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। पायल के दोनों हाथ कबीर के गर्दन के चारों तरफ लपेट गए। वो एकटक कबीर के चेहरे की तरफ देख रही थी। कबीर की नजरें भी पायल के चेहरे पर ही टिकी थी। कबीर पायल को अपनी गोद में लिए हुए अपने कमरे में आया तो देखा पूरा रूम फ्लावर और कैंडल से डेकोरेट था। पूरे कमरे में आर्किड के फूलों की अच्छी खुशबू बिखरी हुई थी। पायल पूरे रूम को बस देख रही थी। देख क्या रही थी, वो तो उसमें जैसे खो गई थी। तभी कबीर अपने रूम का दरवाजा अंदर से लगाकर पलटा तो देखा कि पायल अब भी खोई हुई नजरों से पूरे रूम को देख रही थी। वो उसके पास आया और उसे पीछे से अपनी बाहों के घेरे में भर लिया। फिर अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर, स्वीट हार्ट, यह सब तुम्हारे लिए ही है, कहकर कबीर ने पायल के कान पर किस कर लिया। पायल की आंखें बंद हो गईं। कबीर अपने होंठ अब पायल की गर्दन पर किस करते हुए, स्वीट हार्ट, बी रेडी, क्योंकि आज तुम बहुत थकने वाली हो। फिर से कबीर पायल को गोद में उठाकर अपने बेड की तरफ बढ़ा। कबीर की बातें सुनकर पायल की धड़कनें बेहद बढ़ चुकी थीं, जिसे कबीर अच्छे से सुन पा रहा था। वो मुस्कुराया और पायल को बेड पर बैठा दिया। धीरे धीरे कबीर पायल के ऑर्नामेंट्स भी उतार रहा था। कबीर पायल की एक कान की इयररिंग्स निकालते हुए पायल के उस कान पर किस कर रहा था। फिर कबीर पायल के दूसरे कान की इयररिंग्स निकालने के बाद उस पर भी अपने होंठ रख दिए। पायल भी अब कबीर की छुअन से मदहोश हुई जा रही थी। उसके दोनों हाथ कबीर के कंधे पर कस गए और उसकी आंखें बंद थीं। कबीर ने जब उन हाथों को देखा जो उसके कंधे पर कसे हुए थे, उसे देख मुस्कुरा दिया। फिर उसकी बंद आंखों को देख उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर पायल की आंखों पर अपने होंठ रख दिए। फिर इस तरह दूसरी आंख पर होंठ रखकर वो उसकी छोटी सी नाक पर किस कर लिया। कबीर पायल को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। फिर उसके दोनों गाल पर किस करते ही कबीर ने पायल के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। वो उसे पैशनेटली किस कर रहा था। पायल भी उसका पूरा साथ दे रही थी। फिर 5 मिनट बाद वो पायल के होंठों को छोड़ा और फिर पायल को बिस्तर पर लेटाते हुए खुद को और पायल को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। राठौर पैलेस। शब्द अभी वैसे ही दरवाजे की तरफ एकटक देख रहा था। वो उठा और बाथरूम के दरवाजे के पास आया और उस पर नॉक करते हुए, इसी, तुम ठीक हो? प्लीज ओपन द डोर, प्लीज लिसन मी इसी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। शब्द बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए बोल रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला तो देखा इसी का पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसने अपने उसी कपड़े में ही शॉवर लेकर बाहर आई थी। शब्द ने उसे देखा तो जल्दी से एक टॉवल और बाथरोब लेकर उसकी तरफ आया। इसी, तुम तो बुरी तरह से भीगी हुई हो, लो टॉवल लो और खुद को सुखाकर बाथरोब पहन लो, और क्लोजेट उस तरफ है, तुम जाओ, तुम्हारे कपड़े वहीं हैं, राधिका ने कल ही तुम्हारी अलमारी सेट कर दी थी, जाओ, शब्द बोला और रूम से बाहर चला गया। इसी का बस शब्द को जाता हुआ देखती रही। उसकी आंखें फिर से भर आईं। कहते हैं अगर एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है तब भी उस इंसान के साथ एक छत के नीचे गुजारना मुश्किल लगता है, लेकिन जब बात प्यार की हो तब, कहकर ऋषिका चुप हो गई। फिर टॉवल और बाथरोब के साथ वापस बाथरूम में चली गई। शब्द बाहर गार्डन में बैठा कुछ सोच रहा था जब उसके कंधे पर उसे किसी के हाथ महसूस हुए। वो पलटा तो देखा राहुल खड़ा था। शब्द राहुल के कसकर गले लग गया था। राहुल के भी हाथ शब्द की पीठ पर थपथपाने लगे थे।
वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इन सब का दोषी वो मुझे मानती है और उसने मुझसे कहा कि मैंने उससे धोखे से शादी की है, उसे धोखा दिया है। मगर मैंने तो उससे प्यार किया है, सच्चा प्यार। कहते हुए सब्ज़ी की आंखें भीग गईं। सब संभाल, उसे थोड़ा वक्त दे, वो सब समझ जाएगी। राहुल ने उसकी पीठ थपथपाया। तभी वहां राधिका भी आ गई। उसकी भी आंखें भर आई थीं। वो आज अपने सब्ज भाई को ऐसे कमजोर टूटा हुआ देख उसका दिल भी टूट रहा था। शब्द संभाल और जा भाभी के पास, उसे भी तुम्हारी जरूरत है। चल जा। राहुल शब्द से अलग हुआ और उसे वापस अंदर भेजते हुए धक्का दिया। राधिका भी राहुल के सीने से लगकर रो दी थी, मगर राहुल नम आंखों से शब्द को जाते हुए देख रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।